नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 7 का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लाता रहूं। और हम देखते हैं एक रीकैप। पहले हम देखते हैं कि स्टेफन को उसकी बॉडी वापस मिल चुकी है और बॉडी वापस पाने के बाद खुश है, बट वैलेरी उसको छोड़ के जा रही है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं बानी एक तरह की पिल्स खा रही थी अपने मैजिक को स्टॉप करने के लिए, जो रेना क्रूज के ब्लड से बनी थी, जिसकी वजह से वो मर रही है क्योंकि उसके लिए पॉइजन जैसा काम कर रही है। और ये बात उसे एंजो ने बताई थी। और अब देखते हैं अगले एपिसोड में। और अब हम देखते हैं इस एपिसोड में आगे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। और अब हम देखते हैं 3 साल पहले का सीन, जहां पर हम देखते हैं बानी अपना सामान पैक करके कॉलेज से वापस घर जा रही थी। और तभी हम देखते हैं कि उसको किसी की आवाजें आने लगती है और तभी छुप के देखने लगती है तो कुछ लोग गन लेकर उसकी रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी हम देखते हैं एंजो उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसको छुपा लेता है। और ये देखने के बाद जब वो लोग चले जाते हैं, एंजो बताता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए आए हैं और ये आर्मरी के लोग हैं। और तभी हम देखते हैं बानी उसे थैंक कहती है, बट तभी एंजो उसको इंजेक्शन मारता है और उसे बेहोश करके वहां से ले जाता है। फिर हम देखते हैं बानी की जैसी आंख खुलती है, वो अपने आप को एक तरह से कोटेज में पाती है और हम देखते हैं वहां खड़े होने को थोड़ी घबरा सी जाती है। तभी हम देखते हैं वहां पर एंजो आता है और हम देखते हैं एंजो पर अटैक कर देती है और कहती है तुम मुझे किडनैप करके यहाँ पर लेके आ चुके हो। और तभी एंजो उसको पकड़ता है और बोलता है नहीं, मैं तुम्हें आर्मरी से बचा लूं, वो तुम्हारे पीछे है। और तभी हम देखते हैं गुस्से में आने के बाद बानी मैजिक करने की कोशिश करती है और वो नहीं कर पाती। और ये कहने को बोलती है अच्छी मदद कर रहे हो तुम्हारी, तूने एक तरह से मेरा मैजिक बंद कर दिया और मुझे किडनैप कर लाए। और ये कहने को एंजो बोलता है किडनैप नहीं किया, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आर्मरी से। वो तुम्हें चाहते हैं और जब भी आर्मरी किसी को चाहती है कुछ तो गड़बड़ होती है और बंदा लास्ट में बचता नहीं है, दैट फॉर श्योर। और मैं इसके लिए तुमको यहाँ पर लेके आ चुका हूँ और डोंट वरी, तुम्हारे मैजिक वाली पिल्स मैं वहां से चुरा के लेके आ चुका हूँ। तुम इसको दिन में एक बार खाना और तुम्हारा एक तरह से लोकेटर स्पेल भी काम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, तुम सेफ हो। और ये कहने को बोलता है मैं तुम्हारे बचाने की कोशिश कर रहा हूं और आर्मरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और ये कहने को बानी समझ तो जाती है पर बोलती है कि मैं कुछ रूल सेट करूंगी तुम्हारे साथ अगर मुझे रहना है तो। अब फिर हम देखते हैं उन दोनों को 6 महीने बीत जाते हैं साथ रहते हुए। और तभी हम देखते हैं फोटो दिखाती है और बोलती है ये कैरोलाइन ने भेजी है, बड़े क्यूट लग रहे हैं। और ये कहने को बोलता है बिल्कुल फुटबॉल जैसे गोल मटोल लग रहे हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी बहुत ज्यादा खुश थी उन बच्चों को देखकर। तभी हमारा एंजो एक लेटर देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पास अब तक ही है, तुमने जलाया क्यों नहीं। और ये कहने को बोलते डेमन ने दिया था बट मैं इसको भुलाना भी नहीं चाहती इसलिए रखा हुआ है। और ये कहने के बाद एंजो समझाने की कोशिश करता है कि वो डेमन का 5 साल तक फ्रेंड था उस जेल के अंदर और कोई नहीं था उनके पास एक दूसरे के सिवाय, और वो बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे जो डेली एक होल के द्वारा बात करा करते थे। बट थिंग वाज वो किसी के लिए भी नहीं करता। उसने लास्ट मोमेंट पे जब मैंने उसको पूरा राशन दे दिया और उसकी एक तरह से जान बच गई तो उसने मेरी भी केयर नहीं की और मुझे वहां जलते हुए केज के अंदर छोड़ के चला गया। तो थिंग इज तुम ज्यादा बेटर डिजर्व करती हो और डेमन की जैसे बनने की जरूरत नहीं है और डेमन का वेट मत करो और बुरा भी मत फील करो। और मेरे मानना है कि तुम्हें इससे ज्यादा बेटर डिजर्विंग कोई मिल जाएगा लाइफ में। और ये कहने को तो उसे एक तरह से हौसला दे रहा था और कह रहा था कि डेमन का बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, डेमन तो सिर्फ डेमन है। अब फिर हम देखते हैं उनको 1-1.5 साल साथ में बिताते हुए हो जाता है। और तभी हम देखते हैं ये न्यू ईयर का दिन था और न्यू ईयर वाले दिन एक तरह से एंजो पूरा रूम रेडी करता है उसके लिए और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। और तभी वो बोलती है कि तुमने अपनी कजन सिस्टर को नहीं बुलाया, एलेक्स को, जो भी तुम उसे कहते हो, और शायद तुम वर्जीनिया को बुला सकते थे। और ये कहने को बोलते पहली बात उन दोनों में नहीं बनती है और मैं एक तरह से डबल एजेंट का काम कर रहा हूँ, उनको नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ। और ये कहने को तुम देखते हो डिनर करने लगते हैं और तभी वो डांस करने लगते हैं थोड़ी देर बाद। और वहीं पर हम देखते हैं एंजो बहुत ही ज्यादा इंटीमेट होने की कोशिश करता है बट अपने आप को रोकता है और बोलता है मुझे वापस जाना पड़ेगा वरना वो ढूंढते हुए मेरे पास आ जाएंगे, इससे बेटर है मैं चलता हूँ। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं कि जाते समय किस करके जाता है बानी को, और जो सोचने के बाद बानी बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रही थी। अब फिर हम एक सीन देखते हैं 1 साल पहले का, जहां पर हम देखते हैं एंजो सीधा जाता है उसी शेड के अंदर और वहां पर हम देखते हैं कि गिटार बजाना सीखने लग रही थी बानी और उसके पास जाके बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं बानी बोलती है मैंने कुछ रिसर्च की है और पता लगा मेरी एक कजन है लूसी बेनेट, वो एक तरह से आर्मरी की कॉन्टेक्ट में थी और वो एक तरह से साइकेट्रिक वार्ड में भी थी, उसके बारे में मैंने डिटेल्स निकाली हैं। और ये कहने को बोलते कोई तो पंगा चल रहा है इनका बेनेट ब्लड लाइन से और वो मुझे पता करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसे गिटार बजाना सिखाता है और गिटार बजाते बजाते वो इंटीमेट हो जाते हैं कुछ ज्यादा ही। फिर हम अगले सीन में देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां पर बानी अभी भी एंजो के साथ है और तभी गेट पे नॉक होता है। उस टाइम पे वो बात करने लग रहे थे कि उनको भागना पड़ेगा जैसे दवाइयों का असर खत्म होगा। एलेक्स इस तरह लोकेटर स्पेल कर सकती है उसके ऊपर और इसलिए उसको जल्दी से जल्दी वहां से निकलना होगा। तभी हम देखते गेट पे कोई और नहीं डेमन था, वो फ्लावर्स लेके आया था। और ये देखने के बाद बानी बोलती है चाहे तुम मुझे बचाने की कोशिश करने आए हो
बट थिंग इज मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अगर बात करो तो एंजो से करना। जब तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे और मुझसे गुड बाय भी नहीं बोला, तो उसके बाद मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। और ये देखने के बाद एंजो बोलते हैं भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वहीं हम देखते हैं कि डेमन को थोड़ा बुरा फील हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि बानी को एंजो गाड़ी में लेके वापस जा रहे थे उसी शेड की तरफ, और बानी बोलती है मुझे गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, वो मैं अकेला छोड़ के चला गया। और एक तरह से एकदम हमारे गेट पे आ जाता है इतने दिनों बाद, जबकि वो बहुत पहले ही आ चुका था। और एक तरह से फ्लावर देने की कोशिश करता है, सारा गुस्सा फिर से आ जाता है, और वो भी मेरे फेवरेट फ्लावर नहीं है। और ये कहने के बाद एंजो हंसने लगता है और बोलता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, और वो हमारे साथ आ रहे थे इसमें मैं क्या करूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो रुकता है शेड के पास, और तभी डेविन बाहर गाड़ी के आता है और बोलता है कि ये पुरानी सी शेड के अंदर तुम रह रहे थे इतनी टाइम से, तुम दोनों बहुत ही ऑकवर्ड है। और ये कहने को बानी बोलते हैं अगर तुम्हें प्लेस पसंद नहीं है तो तुम अपने महल में वापस जा सकते हो और यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बट हम देखते हैं कि डेविन वहां पर फिर भी आ जाता है, और तभी हम देखते हैं एंजो से पूछता है कि तुमने कहाँ छुपा के रखा है उस हंटर्स को, और बोलते हैं कि साइड वाली एक शेड है उसमें रख रखा है, चलो मैं चलता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि बानी वहां पर अकेली थी, और उस पुरानी जगह को देख के उसको सारी मेमोरीज याद आ रही है जो उसने एंजो के साथ बिताई थी। अब फिर हम देखते हैं कि एंजो सीधा लेके जाता है डेमन को रेना क्रूज के पास, और तभी हम देखते हैं रेना क्रूज कुछ तो लिखने लग रही है हर पेज पर, और ये देखने को बोलता है डेमन ये कर क्या रही है। और तभी एंजो समझाता है कि फिनिक्स स्टोन टूटने के बाद जितनी भी आत्माएं हैं उन सब से कनेक्टेड है ये, उन सबके विजन्स देख पा रही है, उन सबको मारना है इसको वापस। बट थिंग इज इसके पास ना पावर रही है, और ये एक तरह से उनको सिर्फ लिख के उसकी डायरेक्शंस बता सकती है। और ये कहने के बाद उससे बोलता है फिर तो ये किसी काम की नहीं है। और तभी हम देखते हैं रेना क्रूज बोलती है मैं यहाँ पर सब कुछ सुन रही हूँ, तुम क्या बकवास कर रहे हो, और मुझे मेरा काम करने दो, इरिटेट मत करो, और ये सारे विजन्स मेरे हेड के अंदर है। और तभी डेमन बोलता है मेरे लिए तुम्हारे पास एक प्लान है, अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। और ये कहने को रेना क्रूज बोलती है बोलो क्या है वो। और तभी डेमन बोलते है तुम मर जाओ तो बेटर है। और तभी रेना क्रूज बोलती है बड़ा अच्छा प्लान बताया, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। और ये कहने के बाद अब डेमन और एंजो समझाते हैं उसे कि अगर वो अपने लास्ट लाइफ जो है 8 में से लास्ट लाइफ है वो बानी को दे दे तो उसे हेल्प करेंगे और सारे जितने भी भागे हुए एम्पायर है उनको मारने के लिए। और इस वजह से उसका हेड क्लियर हो जाएगा, और ऊपर से उसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, पूरी जिंदगी सिर्फ एम्पायर के पीछे भागना है। और इस बहाने एक तरह से मौत नहीं हो पाएगी बानी की, और बानी को भी एक लाइफ मिल जाएगी। और अगर तू नहीं मानती है तो लास्ट शर्मन को हम ही मार देंगे जिससे कि तू खत्म ही हो जाएगी, तो ऑप्शन तेरे पास है। और ये सब सुनने के बाद रेना क्रूज बोलती है ओके तुमने डील बता दी, मैं तुम पे कैसे बिलीव करूं, सबसे पहली बात तुम मुझे प्रूव करो और फिर मैं कंसीडर करूंगी हेल्प करूंगी कि नहीं। और ये कहने के बाद उसको लिस्ट पकड़ा देती है इतने सारे लोगों की, और बोलती है इन सबको मारना है, अगर तुम मार पाए तो फिर तुम ले सकते हो, और मैं डील के बारे में सोचूंगी जब मेरा थोड़ा दिमाग सही हो जाएगा। और ये सुनने के बाद डेमन भी डील के लिए हाँ कर देता है। और तब रेना क्रूज बोलती है तुम्हारे पास 48 आवर्स है, जब उन पिल्स का असर खत्म हो जाएगा और जैसे ही खत्म होगा आर्बरी वाले लोग बानी को पकड़ने के लिए आएंगे, उससे पहले तुम्हें सब करना है। और ये सब सोचने के बाद थोड़े टेंस हो जाते हैं और वो चल देते हैं उन सबको मारने के लिए। अब फिर हम देखते हैं डेमन गाड़ी में निकल लेता है, और वहां पर वो रेना क्रूज से बात कर रहे थे फोन पे, और बोलती है कैसे टारगेट्स है तुम्हारे, तुम बताओ उसके बारे में। और ये कहने के बाद बोलती है जहां पर स्टोन ब्लास्ट हुआ था उसके नियर बाय चीजों में एक तरह से उनकी आत्माएं चली गई हैं, और वहीं पर सब कुछ मिलेगा, तुम्हें टेक्सास जाना पड़ेगा। और तभी हम देखते हो गाड़ी में निकल लेते हैं वहां से, और तभी वो बताने लगती है कि सिचुएशन थोड़ी खराब हो सकती है, बट मुझे जितने विजन्स आएंगे मैं सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ, जितना विजन्स होंगे तुम उतनों को मारो और एक तरह से हमारी डील हो जाएगी। और ये कहने के बाद वो थोड़ी हेडेक होने लगता है उसे, और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम एक तरह एग्जैक्ट लोकेशन बताओगी कहां पर कौन कौन है। और तभी बताती है कि नियर बाय बता सकती हूँ, रिचमंड एरिया में है, इस तरह ही बता पाऊंगी, और मुझे पूरे विजन्स प्रॉपरली आ भी नहीं रहे हैं। थिंग इज तुम ये मेरा काम खत्म कर लो, डील करते हैं, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ इन सबके पीछे भाग भाग के, अब मुझे सिर्फ आराम से एक एंडिंग चाहिए, एक दिन मेरे लिए जब मैं किसी वैम्पायर के पीछे ना भागूं और आराम से खाऊं पीऊं अपना डे एंजॉय करूं। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है चलो अगला टारगेट कहां पर है, और बोलती है मुझे व्हाइट सा रूम दिखाई देने लग रहा है और वहां पर बहुत सारे टीथ की फोटो बनी हुई है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन समझ जाता है शायद ये कहीं डेंटिस्ट के पास है, और तभी हम देखते हैं वो वैम्पायर जिसके अंदर फिनिक्स स्टोन वाला वैम्पायर की आत्मा हुई थी वो एक तरह से लोगों पे फीड करने लग रहा है, और वहीं पर हम देखते हैं अब डेमन पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं एंजो और डेमन दोनों उसको पकड़ के मारने लगते हैं, और बानी उसको स्टेक्स मार रही थी जो ढंग से लग नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे डेमन एक प्लास्टिक बोर्ड लेता है और उसकी गर्दन काट देता है उससे, और बोलते चलो ये तो आसान था। और तभी हम देखते हैं वो दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ लेते हैं। अब फिर हम स्टेफन को देखते हैं जो डैलस पहुंचता है और सीधा अलारिक के घर पे जाता है। तभी हम देखते हैं अलारिक गेट खोलता है और बोलते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हारे पीछे रेना क्रूज नहीं है। और तब बोलता है मार्क जा चुका है, रेना क्रूज जा चुके, कोई पंगा नहीं है, और मैं सिर्फ कैरोलाइन से मिलने के लिए आया हूँ। और तभी अलारिक बोलता है कैरोलाइन तो यहाँ पर नहीं है। और ये कहने को स्टेफन बोलता है तो अंदर तो आने दोगे ना। और तभी अलारिक उसे घर के अंदर बुलाता है। फिर हम देखते हैं अंदर आते ही अलारिक बोलने लगता है कि वो तो बच्चों को लेके जा चुके हैं जैसे रेना क्रूज का पता चला अपने आप को सेव करने के लिए। और तभी स्टेफन बोलता है घर तो अच्छा है,
और तभी अलारिक बोलता है जब तुम्हारी वाइफ वैम्पायर और कंपेल करके फ्री में सारा काम करवा सकती हो तो घर अच्छा लगेगा ही। और ये कहने का बोलता है वो कब आएगी, बोलता है ये तो नहीं पता, वैसे घर में कुछ खाने को भी नहीं है, बाहर चलते हैं, वहां बैठ के बातें करेंगे। और ये कहने को स्टेफन को बाहर लेके चलता है। फिर हम देखते हैं रेस्टोरेंट में जाने के बाद अब अलारिक बोलते हैं तुम्हारे बॉडी में तो एक साइकोपैथ था ना, और तब स्टेफन बोलता है हाँ वो डेमन और वैलरी की हेल्प से निकाल दिया है। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है तुमने वादा किया था एक तरह से कैरोलाइन को, और जैसे ही रहना क्रूज एक तरह से बंद हो जाएगी तो उसके पास आएगा रहने के लिए, बट फिर तो कभी आया नहीं और पता नहीं कहां भाग गया, सिर्फ पोस्ट कार्ड भेजता रहा। बट अब वो एक तरह से सेटल्ड लाइफ में उसकी शादी होने वाली है और तू क्यों एक तरह से उसको तंग करने पे लगा हुआ है। और ये कहने को स्टेफन बोलता है सिचुएशन ऐसी हो गई थी। और तब अलारिक बोलता है कोई सिचुएशन नहीं हुई थी, थिंग इज तेरा कंफर्ट जोन था, तू 3 साल घूमा फिरा वैलेरी के साथ, अब तू वापस आ चुका है कैरोलाइन के पास, अब तू चाहता है उसको वापस पाना, तो उसको जवाब देना पड़ेगा तुझे, तू क्यों गया था और कब आया और तूने ऐसा क्यों किया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बार बार वहां पर फोन बज रहा था और जैसे फोन उठाता है पता चलता है डेमन का फोन था। डेमन उसे बताता है गड़बड़ हो चुकी है, रैना क्रूज के जितने भी वैम्पायर उनको हमको मारना पड़ेगा, तभी एक तरह से बानी की जान बच पाएगी और बानी की जान खतरे में, तुझे हेल्प करनी पड़ेगी। और ये कहने को स्टेफन बोलता मुझे लगा ही था तू मेरे एक तरह से शांति भंग करने के लिए फोन कर रहा है, बट थिंग इज मैं क्यों करूं और क्या बात हुई है। और ये कहने को डेमन बोलता तुझे हेल्प करनी पड़ेगी, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, और क्या तू अभी फ्री है। और ये कहने को बोलता है नहीं हूं, बट तू बता काम क्या है। और तभी बोलता है तेरे पास कौन है, और बोलता है अलारिक है। तो बोलते हैं तुम दोनों जाओ एक तरह से हेल्प करो, हम तुम्हें डायरेक्शंस बताते रहेंगे और इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, तुझे वैम्पायर्स को मारना है। और ये कहने के बाद दोनों और प्लान में शामिल हो चुके थे। अब फिर हम देखते हैं कि वो सब मिलके एक तरह से मारना शुरू कर देते हैं हर एक वैम्पायर को, और हम देखते हैं कि इसमें उनको मजा भी आ रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वो एक गोडाउन में जाते हैं जहां पर हम देखते हैं एलेक्स मिलने आती है लोरेंजो से और बोलती है तुम कहां थे इतने दिन से और तुमने उसको कहां छुपा के रखा है। और ये कहने के बाद एंजो बोलता तुम किसकी बात कर रही हो और तुम यहां पर क्यों आई हो। और ये कहने को बोलती है मेरे आदमी चारों तरफ है, अगर तुमने मुझे कुछ करने की कोशिश की तो वो तुम्हें मार डालेंगे, बट थिंग इज मुझे पता चला है कि तुम इतने सारे वैम्पायर्स को डैलस एरिया में मार चुके हो, इतना मुझे पता चल चुका है। और ये कहने को बोलता है हाँ मार चुके हैं, बट थिंग इज तुम्हें क्या मतलब है इससे। और तभी बोलती है तुमने बानी को छुपा के रखा हुआ है मुझे पता है, और कब तक छुपा के रखोगे, मुझे उससे थोड़ी सी हेल्प की हमारी फैमिली के लिए, और तुम मेरे कजन लगते हो, हम फैमिली हैं, तो थोड़ा तो एक तरह से हेल्प करने की कोशिश करो। मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए कि वो एक छोटा सा स्पेल कर सके, और मैंने उसके बारे में पता भी लगा लिया है कि वो एक तरह से मेंटल हॉस्पिटल में गई थी और वर्जीनिया से भी मिली थी, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, और क्या तुम्हें नहीं पता। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। और ये कहने के बाद बोलता है हमारी बहन वैसे पागल खाने में क्यों है। और ये कहने के बाद बोलती है उसने लूसी बेनेट को जान से मार दिया था। और तभी हम देखते हैं ये सारी बातें दूर खड़ी बानी और डेमन सुन रहे थे, और वहीं पर हम देखते हैं बानी को डेमन वहां से लेके जाने लगता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि एलेक्स बताने लगती है एंजो को, क्योंकि वर्जीनिया ने फोर्स किया था एक वोल्ट बंद करने को, एक तहखाना बंद करने को लूसी बेनेट से, और फिर उसे मार दिया कि फिर वो खुल ना पाए। और उस तहखाने के अंदर कोई हमारी फैमिली मेंबर है, तुम्हारी कजन है, उसको बंद कर दिया था। और ये कहने को एंजो बोलता है फिर तो मुश्किल है उसका बचना, क्योंकि अंदर तो कोई खाना नहीं होगा, तब तक मर चुकी होगी उस वोल्ट के अंदर। और ये कहने के बाद एलेक्स बोलती है नहीं वो अब तक जिंदा है, मुझे उसकी आवाजें अभी भी सुनाई देती है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे पता है बानी मरने वाली है, वो पिल्स खाने के बाद थिंग इज वो एक छोटा सा स्पेल करे जिससे हमारी फैमिली यूनाइट हो जाए, एंजो हमारी। और ये कहने को उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी और कह रही थी कि प्लीज उसका एड्रेस बता दो, एक स्पेल करना है सिर्फ। अब फिर हम देखते हैं बानी बहुत ज्यादा गुस्सा थी डेवन पे और बोलती है तुम मुझे भगा के क्यों ले आए जबरदस्ती। और तभी डेवन बोलते हैं तुम्हारा दोस्त जो है पागल हो चुका है, एलेक्स और आर्मरी से कोई भी डील करनी सही नहीं रहेगी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये कहने के बाद बोलती है तुम्हारा पहले वाला बॉयफ्रेंड बेवकूफ था और ये वाला भी, जिसको जेरेमी को इंडिकेट करता है पॉपट जेरेमी। तभी हम देखते हैं उसके पास फोन आता है एंजो का और पूरी सिचुएशन बताता है कि आर्मरी तेरे पीछे अभी भी है, बट मुझे लगा एलेक्स जो बोल रही थी सच था और उन्हें तुम्हारी हेल्प की एक छोटी सी। और ये कहने के बाद बोलती है हम अब मैं भाग भी नहीं सकती हूँ, कितना भागूंगी। और ये कहने के बाद उसके हाथ पे स्कार दिखाई देता है डेमन को, जिसको देख के वो घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं अपना स्कार देखती है और खुद डर के एंजो से पूछते हैं और बोलते कितना टाइम बाकी है मेरे पास जब मेरा स्कार आ जाता है पहले वाला तो। और ये कहने के बाद एंजो डरता है और बोलते सिर्फ एक हफ्ता जिंदा रहोगी तुम। और ये सुनने के बाद बानी बोलती है और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और निराश हो जाती है। अब फिर हम देखते हैं एंजो उनको मिल जाता है और हम देखते हैं कि फिर से वो मारना शुरू कर देते हैं जैसे उन्हें रैना क्रूज बताती रहती है। और तभी हम देखते हैं कि वो 3 वैम्पायर्स को मारते हैं और पता चलता है उनमें से एक बो है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एंजो उसको नहीं मारता। और तभी हम देखते हैं कि डेमन उसे फिर भी मारने आता है, बट बानी उसे रोकती है और कहती है ये वही है जिसने कैरोलाइन की जान बचाई थी, उन दोनों बच्चों की भी, और ये एक हेरेटिक है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हेरेटिक तो है बट एक तरह से मारना पड़ेगा क्योंकि रैना क्रूज ने कहा है। और तभी हम देखते हैं कि साफ मना करती है बानी, बट बानी की ना सुनते उसका दिल निकालता है, एक प्लेट में रखता है और वहां से चला जाता है।
और ये देख के बानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और एंजो को भी, क्योंकि एंजो के लिए फैमिली जैसा था। इस मोमेंट पे हम देखते हैं बाहर आने के बाद, अब हम देखते हैं एंजो से नाराज था, बाहर आ चुका था और कहता है कि तू जो करा तुझे सही लगा क्या, तूने बो को क्यों मार दिया। और तभी डेमन बोलता है मुझे सबको मारने जो उस लिस्ट में मुझे मतलब नहीं है वो कौन है। थिंग इज मुझे एक तरह से बानी की जान बचाने की कोशिश करनी है। और ये कहने को एंजो बोलता है हाँ जिस तरह की तू उसकी रियल में चिंता करता है, अगर चिंता करता तो उसको छोड़ के नहीं जाता 3 साल के लिए, और तू सिर्फ अपनी चिंता करता है। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि अब डेमन को गुस्सा आता है और बोलता है कि तेरी वजह से बानी इस खतरे में पड़ी है और तूने उसको पिल्स दी थी। और ये कहने के बाद बोलता है अगर बानी को कुछ हुआ तो याद रखना मैं तुझे धरती में हर जगह ढूंढ दूंगा और जहां मिला वहीं तुझे मार दूंगा। वहीं पर हम देखते हैं गुस्से में बानी आती है और बोलती है डेमन उसको छोड़ दे बेटर है। और ये कहने को हम देखते हैं कि वहां से एंजो चला जाता है और डेमन को डांटने लगते हैं और बोलती है तूने क्या किया, तू मुझे छोड़ के चला गया था, यहाँ पर एंजो था जो मेरे लिए रुका, मानती हूँ पॉइजन हो गया बट उसने जानबूझ के नहीं किया, वो मुझे बचाना चाहता था, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था, हर दिन वो मेरे साथ था पिछले 3 साल से, तू नहीं था। इसके कहने के बाद बोलती है कि सारी गलती तेरी है। और तभी डेमन बोलते हैं अगर मेरी गलती है तो लेटर तुम्हारे पास क्यों है मेरा, अब तक जो तूने पढ़ा भी नहीं है। और ये कहने को बोलती है इसलिए मैंने रखा है कि मैं गलती से फिर से तुम पे ट्रस्ट ना कर सकूं। और ये कहने को उसको लेटर मारती है उसके मुंह पर और वहां से चली जाती है। और ये देखने के बाद डेमन को बुरा लग रहा था बहुत ज्यादा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती की है वहां पर अपने आप को डेसिकेट करके और 3 साल सबसे दूर जाकर। अब फिर हम अलारिक और स्टेफन को एक साथ देखते हैं और वो एक तरह से वैम्पायर्स को मार के गाड़ने लग रहे थे। और तभी ये देखने को स्टेफन बोलता है हमारी पहले जैसी टीम बन सकती है और हम साथ में काम कर सकते हैं। बट तभी अलारिक बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ऊपर से तुम कैरोलाइन के आसपास ना रहो तो बेटर है, मुझे पता है तुम कैरोलाइन के लिए ही कर रहे हो। और ये कहने को स्टेफन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है और कैरोलाइन तो वैसे आ सकती है मेरी लाइफ में। और ये कहने को बोलता है साफ मना है इस चीज के लिए। और तभी स्टेफन बोलता है तुम कौन होते हैं डिसाइड करने वाला, ये कैरोलाइन डिसाइड करेगी। और तभी वो बोलता है कैरोलाइन पता है कितना दुख पाई है तुम्हारी वजह से, कितनी दुखी हुई है। द थिंग इज जब तुम जा चुके थे वो हमसे झूठ बोल के जाती थी कि वो बुक क्लब जा रही है, बट वो अकेली नदी के पास बैठ के रोती थी तुम्हारे लिए, बट तुम उसके लिए वापस नहीं आए और सिर्फ एक लेटर लिखते थे। अब वो चीजें चेंज हो चुकी हैं, अब उसके लिए फैमिली मैटर करती है, मैं मैटर करता हूं, बेटी मैटर करती है, इसलिए अब तुम कहीं भी स्टोरी में नहीं हो। और रही बात तुम्हारी तो तुम उससे ना मिलो तो बेटर है, वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। और तभी स्टेफन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे मिलूंगा और उससे बात करना चाहूंगा क्योंकि मुझे अभी भी डाउट है, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में गया था और मैंने देखा था बच्चों के लिए अलग नर्सरी है, बट थिंग इज तुम्हारे पास 2 बेडरूम है और मुझे नहीं लगता तुम साथ में हो और ये सिर्फ एक झूठा पेपर पे लाया है कि तुम एक कपल हो। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है इसमें कोई मतलब नहीं है तुम्हें हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए और तुम अपने काम से काम रखो। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अब रात हो चुकी थी और बानी एंजो एक साथ थे और बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं बानी के स्कार्स बढ़ने लग रहे थे, मतलब वो जल्दी मरने वाली है। बट तभी हम देखते हैं कि वो अच्छा अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और हम देखते हैं डेमन वहां खड़ा है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है और बोलते हैं तुम्हें मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं ऐसे जा रहा हूं। और तभी हम देखते हैं उसकी इस बात से दोनों इरिटेट थे बट उसको इग्नोर करते हुए एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पर अलारिक घर पहुंच चुका था और अलारिक का पीछा करते हुए स्टेफन भी घर पहुंच चुका है उसके। और ये देखने के बाद अलारिक बोलता है सच में यार तू इतना मेरे पीछे आ गया और मुझे तुझसे बात नहीं करनी थी। और तभी हम देखते हैं पीछे वो कैरोलाइन को देखता है और कैरोलाइन को देख के उसका नाम बोलता है, बट हम देखते हैं कैरोलाइन उसे लगभग इग्नोर करती है देखते हुए और बोलती है रिक से कि मैं बच्चों के पास उनको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ और तुम अपने आप डील कर लेना। और ये कह के वहां से चली जाती है और स्टेफन को 101% इग्नोर करती है। और तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद अलारिक बोलता है समझ गया होगा अब तो तू। और ये कहने के बाद अब स्टेफन वहां से जाने लगता है और अब स्टेफन के पास कॉल आता है डेमन का और बोलता है कि मैंने कहा था ना बानी को लाइफ मिलने वाली है एक तरह से रियाना क्रूज से, बट उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसके पास कुछ और नाम है। और तभी हम देखते हैं उस पूरे कमरे में एक तरह से नाम लिखे हुए थे पेपर्स पर और समझ आता है कि बहुत ज्यादा वैम्पायर्स बचे हैं जिन्हें जल्द से जल्द उन्हें खत्म करना होगा रियाना क्रूज की डील पाने के लिए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मेरी मोटिवेशन बनी रहे अमेजिंग वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज गाइस इस वीडियो पे 500 लाइक्स कर दो प्लीज। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा बाय बाय एंड सायोनारा।